नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। इससे पहले आपने सेक्शन 13 का लेक्चर देख लिया है, उसी की कॉन्टिन्यूटी में आप इस लेक्चर को देखिए आगे को। लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हम लोग एक पूरा का पूरा 1-1.5 घंटे क्लास हो चुकी है। आज हमें उस क्लास को कंटिन्यू करना है। मेरे ख्याल से पिकअप कर गए होंगे डाइजेशन के बेस पर, और इसी पर हम लोगों ने आज एक केस लॉ पढ़ना है बेसिकली, और ये लर्निंग है काफ़ी आपके लिए। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। द केस ऑफ विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे समझने के लिए। थोड़े लेंदी फैक्ट्स हैं लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। प्लीज सी द फैक्ट्स। Soon after the marriage in 1942, the wife resided in Bombay with her husband along with the husband's parents and 2 sisters. केस का नाम विपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती। 1942 में मैरिज हुई। 1942, सोचो उस समय की बात। 1942 की मैरिज हुई और पत्नी ने अपने पति के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ और उसकी 2 बहनों के साथ मुंबई में रहना शुरू कर दिया। तो वाइफ स्टार्टेड रिजाइडिंग विद दी, यानी कि मैट्रिमोनियल होम कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में हुआ। नाउ द वाइफ इज रिजाइडिंग इन बॉम्बे, दैट इज इन हर मैट्रिमोनियल होम अलोंग विद द हस्बैंड एंड इन लॉज। गॉट इट? 1942। क्या हुआ बाद में? ट्विस्ट कहाँ पर आया? Till 1946 they lived happily and a son was born to them। 4 साल तक खुशी खुशी रहे, एक बच्चा भी हुआ, बेटा हो गया, और 1946 में उनके घर पर एक आई आफत, और उसका नाम था, पढ़ लीजिए, अब आ गया वो का नाम है यहाँ महेंद्रा, ए फ्रेंड ऑफ द फैमिली। 1946 there came to live in matrimonial home one Mahendra, a friend of the family, and in January 1947 husband went to England on business and he came back in May 1947। ये समझिए आप। 1946 में कौन सा भाई? 1946 में महिंद्रा एंटर्स इनटू द फैमिली, वो आता है रहने के लिए। हु इज महेंद्रा? ही इज ए फैमिली फ्रेंड। और 1947 की जनवरी में जो हस्बैंड है, ही गोज फॉर द बिजनेस ट्रिप टू द लंदन, ठीक है, इंग्लैंड चला जाता है। एंड देन ही कम्स आफ्टर 4 months, 4 महीने के बाद में ही कम्स बैक टू हिज हाउस एंड दैट इज May 1947। सो 1942 में मैरिज हुई, 1946 में बेटा हुआ, 1946 में ही महिंद्रा की एंट्री होती है और फिर हस्बैंड चला जाता है इंग्लैंड। तो आप फिल्म देख पा रहे हैं, शादी, बच्चा, वो की एंट्री, हस्बैंड का बाहर जाना। अब अगला सीन आप खुद एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए फिर भी। ऑन रिटर्न ही केम टू नो दैट इन हिज एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में क्या हुआ? हिज वाइफ हैड बिकम intimate with Mahendra। The husband's father had intercepted a letter by the wife to Mahendra which he handed over to the husband। अब जब husband वापस आता है, then he comes to know through his father himself कि भैया तुम तो गए थे बिजनेस करने के लिए, और यहां पर जो है आपकी जो धर्म पत्नी है उनके अंतरंग संबंध हो गए हैं महेंद्र बाबू से। सही है? Now she has intimate relationship with the Mahindra। क्या बात कर रहे हो पिताजी, ऐसे हो नहीं सकता। नहीं हो सकता को देखो, ये रहा लेटर, पढ़ लो। एंड दिस लेटर वॉज रिटर्न बाय नन अदर देन द वाइफ टू द महिंद्रा। ये लेटर वाइफ ने ही लिखा था। अब सबूत है लड़के के पास में, यानी कि हस्बैंड के पास में सबूत है। कैसी फैमिली है? फैमिली में इन लॉज हैं, फैमिली में नंदे हैं, 4 साल का बच्चा भी है, ठीक है, 4 साल का, जितने का साल का भी वो 1946, यानी 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा भी है। भाई साहब इंग्लैंड की बिजनेस ट्रिप से वापस आए हैं 4 महीने बाद,
और आके उनको पता चलता है कि उनका जो पारिवारिक मित्र है महेंद्र है, उसके साथ उनकी पत्नी के अब घनिष्ठ संबंध हो चुके हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप हो चुके हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, हस्बैंड पूछेंगे वाइफ से। तो क्या कहा इन्होंने, हस्बैंड आस्क्ड हिज वाइफ टू एक्सप्लेन, कि बताओ क्या है ये। एंड जैसा कि होना था, शी डिनाइड हैविंग रिटन द लेटर, कि लेटर ये मैंने लिखा ही नहीं है, दिस इज नॉट माई लेटर। ठीक है, तो दिस इज द फिल्म सो फार। नेक्स्ट डे on May 24 she left for her parents' home at Jalgaon, ostensibly for the marriage of her cousin, which was to take place 4 to 6 weeks later। और अगली ही सुबह चली गई पत्नी अपने घर। कहाँ चले गई, जलगांव में। क्यों, क्या कह करके, कि मेरी कजन की शादी है। कब है, 1-1.5 महीने बाद है। लेकिन बहाना क्या है कि अब तुम आ गए हो इंग्लैंड से, अब तुम संभालो अपना घर, मैं जा रही हूं अपनी फैमिली में जो शादी है उसको एंटरटेन करने के लिए, तो आई विल पार्टिसिपेट इन दैट मैरिज। तो अभी तो है ही नहीं पास में, कह रहे होगी मेरे घर की शादी है, 1-1.5 महीने बचा, आई विल गो। तो ऑस्टेंसिवली का मतलब है बहाने से। तो फैमिली मैरिज के बहाने से मैडम चली गई, अगले ही दिन चली गई अपने घर पर। तो ये फैक्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स के बाद में आपको अपना माइंड अप्लाई करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ, कौन गलत है कौन सही है यहाँ पर ये। तो हस्बैंड ने लेटर देखा, लेटर के बारे में पूछा कि देवी ये जो आपने इतना सुंदर लेटर लिखा है ये किस लिए लिखा है, कि मैंने लिखा ही नहीं और मेरे बारे में ऐसे बोलते हो। बस अगले दिन उठाया आप संदूक, उन दोनों संदूक ही चलते होंगे 1947 के आसपास, तो है ना। और मैडम चली गई अपने मैके में, यानी कि जलगांव चली गई, और ये कह के गई कि मुझे अपनी कजन की शादी में जाना है। ठीक है, और उसके बाद में वो आई नहीं। इट वॉज अलीज दैट शी डिड नॉट रिटर्न टू लिव विद द हस्बैंड। हस्बैंड ने पिटीशन लगाई डिवोर्स पे कि शी डिजर्टेड मी, मेरी वाइफ ने मुझे डिजर्ट कर दिया, एंड नाउ आई एम सीकिंग डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड दैट शी डिड नॉट कम। शी लेफ्ट द होम ऑन 24 May 1947 एंड डिड नॉट रिटर्न, और वापिस नहीं आई। ये कह के गई थी कि शादी में जा रही हूं, लेकिन जनाब वापिस नहीं आई, तो मुझे इससे पीछा छुड़ाया जाए, मेरी शादी खत्म की जाए। अब आ जाइए क्या है। On July 15, 1947, husband had a letter sent to the wife through his solicitor। मई में गई थी, मई में गई, मई 1947 में, मई 1947 में गई थी मैडम। एंड नाउ लेटर लिखो भेजा हस्बैंड, यानी नोटिस समझ लीजिए, चार्जिंग हर विद इंटीमेसी विद महेंद्रा एंड आस्किंग हर टू सेंड बैक द चाइल्ड। सोलिसिटर का मतलब हुआ एडवोकेट, एडवोकेट के थ्रू लेटर भेजा दिया कि सो एंड सो मेरे क्लाइंट ने मुझे ऑथोराइज किया है आपको लेटर देने के लिए, भेजने के लिए। लेटर का मतलब नोटिस समझ लीजिए। और आपके अंतरंग संबंध है महेंद्रा से ये एलिगेशंस लगाते हुए, और मेरा बच्चा यानी कि मेरे क्लाइंट के बच्चे को उसको वापस भेज दिया जाए। सेंड द चाइल्ड बैक नाउ। दिस इज द लेटर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये लेटर भेज दिया गया हस्बैंड के द्वारा, हस्बैंड ने भेजा है वाइफ को। वाइफ कहाँ पर है, वाइफ मैके में है। क्या 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 कर गई थी कि अपनी कजन की शादी में जा रही हूँ मैं। उससे पहले क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस बात पे हुआ था, ऑन द एलिगेशन ऑफ इंटीमेसी विद द महेंद्रा। महेंद्रा कौन है, फैमिली फ्रेंड है। अब आगे बढ़िए। इन नवंबर 1947, नवंबर 1947 द हस्बैंड वाज टोल्ड बाय हिज मदर दैट हिज वाइफ वाज कमिंग टू बॉम्बे विद इन ए फ्यू डेज। समझे, अब मामला यहां पर जो है गड़बड़ हो गया। यहां पर यानी कि सासू जी ने कहा, पत्नी की सासू यानी कि उनकी जो है पति की मदर ने कहा कि बिटवा बहू तो आ रही है, कि कब आ रही है, बस कुछ दिनों में आने वाली है। अब पति ने लिखा सख्त वो लेटर उसके पिताजी को, मस्ट नोट सेंड प्रभा, और ये भेज दिया गया उसको। ठीक है, उसके पति को, अपने उसके यानी फादर को, अपने ससुर जी को लिख दिया फॉलोइंग इफेक्ट, मस्ट नोट सेंड प्रभा, प्रभा को भेज मत देना यहां पर बस अब। और इस तरीके से भेज दिया गया।
अब यहाँ पर जो डिफेंस एलिगेशन आया, बाद में ये भी पूरा बैकग्राउंड, फैक्चुअल बैकग्राउंड हुआ। अब यहाँ पर ये कहा बात आई कि डिवोर्स सीख कर रहे हैं हस्बैंड ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्शन, कि ये अपने घर चली गई और वापस नहीं आई। वाइफ ने कहा कि मैं कहाँ गई, है ना, कि ये है द वाइफ का डिफेंस। क्या है इसमें? मेन डिफेंस ऑफ द वाइफ वाज दैट petitioner who by his treatment after his return from England made her life unbearable and compelled her to leave the matrimonial home against her wishes and did not allow her to return। अब ये मामला क्रॉस हो गया। हस्बैंड क्या कह रहे हैं कि माई वाइफ हैज डिजर्टेड मी, मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया है, एंड नाउ आई शुड बी गिवन डिवोर्स। वाइफ कह रही आई डिड नॉट लीव हर, लीव हिम, इट वॉज ही, ये वही था हु मेल ट्रीटेड मी, जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कंपेल्ड मी टू लीव द मैट्रिमोनियल होम, मजबूर किया उसने मुझे छोड़ने के लिए। आई वॉज नॉट, एंड आफ्टर सम टाइम आई वॉन्टेड टू कम बैक, मैं वापिस आना चाहती थी, बट ही डिड नॉट अलाउ मी टू रिटर्न, इसने मुझे वापस नहीं आने दिया। तो देयरफॉर इट इज, आई वॉज नॉट इन डिजर्शन, मैं डिजर्शन में थी ही नहीं। तो अब कितने लोग स्मार्ट हो सकते हैं, आप लोग अपने क्लाइंट को बोल सकते हो तो डिजर्शन से बचना हो तो एक चिट्ठी लिखते रहो बस, कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहती हूँ। कम से कम ये जो इंटेंशन जो है ना, एनिमस जो है वो नहीं दिखना चाहिए कि भाई मैंने पढ़ाया था ना पीछे आप लोगों को, एक तो फैक्चुअल सेपरेशन हुआ और इंटेंशन टू डिजर्ट भी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इंटेंशन टू डिजर्ट थी नहीं थी, ये कह रही है इंटेंशन टू डिजर्ट ही नहीं। व्हेन आई वांटेड टू कम बैक ही स्टॉप्ड मी, I did not want to leave the matrimonial home. It was his maltreatment which compelled me, जिसने मुझे कंपेल किया। तो अब यहां पर देर आर नो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड कह रहा है इसने मुझे छोड़ा, वो कह रहे हैं इसने मुझे मजबूर किया और वापस नहीं आने दिया। तो आई बिलीव अब आपको फैक्चुअल मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। प्लीज लेट मी नो, हाँ या ना। शी डिनाइड इंटीमेसी विद द महिंद्रा। Supreme Court said that it was established that wife left for her parents' house on this। ये तो establish हो चुका। तो उसने डिनाई करा इंटीमेसी को भी, और आगे क्या किया, बट द क्वेश्चन इज वेदर हर लीविंग मैट्रिमोनियल होम ऑन May 24, 1947 consistently with her having deserted her husband in the sense that she had deliberately decided permanently to forsake all relationship with the intention of not returning to the consortium। यही है। अब इसको मैं समझाता हूँ, पढ़ लिया आपने। वेदर हर लिविंग इज कंसिस्टेंट विद हर हैविंग डिजर्टेड हर हस्बैंड इन द सेंस दैट शी हैड डेलिबरेटली डिसाइडेड परमानेंटली टू फोरसेक। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताता हूँ, उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाएगी आपके लिए। विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, ये समझिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें देखना ये है कि उसने जो छोड़ा, हाँ सर, कि यहां पर नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर ये जो डिजर्शन है, जो उसका जो लीविंग ऑन May 1947 में जो गई है वो छोड़ करके, क्या उसको डिजर्शन की कैटेगरी में मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब इन्होंने जो बहुत फैक्चुअल जो बात की ना, उसमें बहुत बढ़िया बात है। देखिए जो खास बात है कि इन्होंने कहा कि टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दो बातें इंपॉर्टेंट है ना, कि एक तो जो उसका एक्ट ऑफ डिपार्चर, द एक्ट ऑफ डिपार्चर, बस इतनी बात, एक्ट ऑफ द डिपार्चर एंड इंटेंशन। कि ऐसे केसेस में, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूं आपको उसको, कि ऐसे केसेस में यह देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी की कंडक्ट उस सेपरेशन के लिए जिम्मेवार थी।
किसकी वजह से सेपरेशन हुआ, और उसी को कहा जाएगा, वही पार्टी कहा जाएगा कि दैट पार्टी कमिट्स द एक्ट ऑफ डिजर्शन। कौन सी? हु इंटेंड्स ब्रिंगिंग द कोहैबिटेशन टू एन एंड। वो जो पार्टी है जिसकी इंटेंशन ये है कि अब कोहैबिटेशन का अंत होना चाहिए, यानी कि जिसकी कंडक्ट की वजह से इन रियलिटी जो है टर्मिनेशन होता है, दैट पार्टी मस्ट बी सेट टू बी इन डिजर्शन। इट मीन्स वी विल नॉट से, ये हम केवल ये नहीं देखेंगे कि डिपार्ट उस लड़की ने किया, उस लड़की ने डिपार्चर किया, है ना, कि जो एक्ट ऑफ डिपार्चर के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी पार्टी की कंडक्ट की वजह से जो कोहैबिटेशन है दैट केम टू एन एंड। किस पार्टी के कंडक्ट यानी कि बिहेवियर और आचरण की वजह से जो कोहैबिटेशन होना चाहिए था उसका अंत कौन करना चाहता है, अंत, हु इंटेंड्स टू टर्मिनेट दैट रिलेशनशिप, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बिसाइड सेपरेशन, वही जो बात हम कह रहे हैं कि बिसाइड सेपरेशन जो एलिमेंट ऑफ इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप डिजर्शन में हैं, आप अलग हैं, बट विद व्हाट इंटेंशन। आपकी इंटेंशन रिटर्न करने की है या नहीं है, वापस करने की है या नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें आप ऐसे देखिए, ये हुए हस्बैंड वाइफ। अब क्या है, जो वाइफ मैडम है चली गई, डिजर्शन के लिए यू नीड 2 years, दिस इज स्टैट्यूटरी पीरियड। नाउ कोर्ट सेज इफ शी कम्स शी वांट्स टू रिटर्न बैक बिफोर दैट, वापिस आना चाहती है, तो मेन इशू ये है कि अगर इफ समवन लीव्स द हाउस, यानी कि सेपरेशन हो गया विद द इंटेंशन कि वापस नहीं आना, ये भी ठीक है, लेकिन दैट इंटेंशन नॉट टू रिटर्न मस्ट एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूअसली फॉर 2 years। जो टाइम है, जो डिजर्शन के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है, तो इंटेंशन ऑफ नॉट रिटर्निंग, नॉट कोहैबिटिंग मस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर दैट एंटायर पीरियड ऑफ एंटायर स्टैट्यूटरी पीरियड। जो रिक्वायर्ड पीरियड है, अगर मान लीजिए 1 साल तक तो लगा मैं नहीं जाऊंगा, बस अब मैं नहीं रहने की साथ में, लेकिन धीरे 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 समझ में आना शुरू हो गया, अब वापस जाना चाहते हो आप, तो नाउ यू आर नॉट इन डिजर्शन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं, इस केस में जैसे इस केस में हुआ, इस वाले केस में, इस केस में क्या हुआ, नो डाउट वाइफ लेफ्ट द हाउस, नो डाउट शी लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम एंड डिड नॉट कम बैक फॉर सम टाइम, एंड दैट एट दैट टाइम यू कैन से दैट शी वांटेड टू desert as well, but her intention did not continued, her intention to remain in desertion did not continue for such a long period. She wanted to come back and it was you the petitioner, ये तुम थे जिसने वो लेटर लिखा था कि must not send प्रभा, प्रभा को नहीं भेजोगे, तो it was you who prevented her to come back. तो your conduct, it was your conduct which brought that cohabitation to an end. It is not the departing party. जो डिपार्टिंग पार्टी है, जो डिपार्टिंग स्पाउस है, यानी कि आपकी जो वाइफ है, भले ही उसने डिपार्ट किया हो, बट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट डिजर्शन, continuation of that separation was the result of your conduct. वो आपके कंडक्ट की वजह से हुआ, ना कि उसकी वजह से. शी वॉन्टेड टू रिटर्न. कम ऑन, ये बात समझ में आई नहीं आई? हरी अप. द पार्टी हु इंटेंड्स ब्रिंगिंग द कोहबिटेशन टू एन एंड, वो पार्टी जो ऐसी इंटेंशन रखती हो,
who intends bringing the cohabitation to an end commits the act of desertion, वही पार्टी कहा जाएगा, that पार्टी जिसकी कैसी इंटेंशन है, इंटेंशन फॉर ब्रिंगिंग कोहेबिटेशन टू एन एंड, जो अब सहवास को अंत करना चाहता है, whose conduct in reality, वास्तविकता में जिसकी कंडक्ट causes its termination. तो we will see whose conduct in reality is responsible for termination of the cohabitation. We will see कि कौन सी पार्टी का कंडक्ट रिस्पॉन्सिबल है इस टर्मिनेशन के लिए. जनाब दोनों साथ साथ में नहीं रह रहे हैं. कब से नहीं रह रहे हैं? ये 2.5-3 साल हो गए, ठीक है. घर छोड़ के चली गई थी जी, ठीक है. बट दिस इज नॉट एनफ. वी विल हैव टू सी कि दोनों साथ में क्यों नहीं रह पाए, कौन कारण है. खुद के कारण वापस नहीं आना चाहती थी या इसको वापस नहीं आने दिया गया. तो आई बिलीव आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. तो है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ ए पेटिशनर टू प्रूव दैट throughout the entire statutory period the respondent has without cause been in desertion. Very important, ये प्रूव करना जरूरी है. व्हाट इज रिक्वायर्ड कि पेटिशनर विल हैव टू प्रूव वन थिंग. पेटिशनर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि विदाउट एनी कॉज दिस रेस्पोंडेंट, यहां पे देना थ्रू आउट द एंटायर स्टैट्यूटरी पीरियड, यानी कि 2 years, पूरे के पूरे 2 साल शी हैज बीन इन डेजर्शन. पूरे 2 साल तक डेजर्शन में था. इट मीन्स व्हाट, इवन इफ शी वॉज इन डेजर्शन फॉर 23 months. सही है. जैसे मान लीजिए शशांक, ऐसे मान लेते हैं, है ना. शशांक भाई साहब थे, रोजाना पिंच करते थे वाइफ को, हल्की फुल्की बातें करते थे, लड़की छोड़ के चली गई. सही है. लड़की ने भी लॉ पढ़ रखा था, हिंदू लॉ की मास्टरी कर रखी थी उसने. अब क्या क्या उसने, अब डेली भाई साहब लगे रहते हैं शशांक भाई साहब, व्हाट्सएप, ईमेल, प्लीज कम बैक, आई विल डाई, दिस फीलिंग अलोन, फीलिंग दिस, फीलिंग वो. मैं नहीं आऊंगी बिल्कुल भी. अब उसने पूरा 2, 3, 4, 5 महीने, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अब जब 23 महीने आसपास हो गए, अब शशांक भी काउंट कर रहा है कि 24 आवर्स, 24 मंथ्स होने दे इस बार डेजर्शन के बेस पे नोटिस, मैं भी अपनी लाइफ को दोबारा सेटल करूंगा. लड़की बड़ी चालाक है. अब उसने थोड़ा रिटर्न बैक करना शुरू करा. नो, आई एम थिंकिंग टू कम. अब यहां पर शशांक को लग रहा है आ ना जाए कहीं. तो यहां पर यह देखा जाएगा कि अगर 23 महीने के बाद भी, यानी कि 24 आवर्स का जो एंटायर स्टैट्यूटरी पीरियड है, 24 आवर्स, 24 मंथ्स चाहिए, अगर उससे पहले वो आना चाहती है, सही है, और शशांक ने उसको आने से मना कर दिया, किसी तरीके से रोक दिया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि डेजर्शन में थी वो. उसके बेस पर, उसके डेजर्शन के बेस पर डिवोर्स नहीं मिलेगा. आप समझ रहे बात को. इस लाइन को पढ़ लो. थ्रू आउट द एंटायर स्टैट्यूटरी पीरियड द रेस्पोंडेंट हैज बीन इन डेजर्शन. दिस इज रिक्वायर्ड. प्लीज लेट मी नो अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो. बट इफ ऑन द फैक्ट्स इट अपीयर्स, फैक्ट्स ऐसा दर्शाते हैं क्या, ए पेटिशनर हैड मेड इट प्लेन टू हिज डेजर्टिंग वाइफ दैट ही वुड नॉट रिसीव हर बैक. अगर फैक्ट्स ये दिखाते हैं क्या, अगर ये फैक्ट से ये चलता है पता है कि जो पेटिशनर है, हु इज द पेटिशनर, क्या कह रहा है, डेजर्शन के बेस पर डिवोर्स दे दो. और अगर ये थी, अबे तूने तो रोका था, इट वॉज यू हु स्टॉप्ड योर वाइफ टू कम बैक, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट शी डिजर्टेड यू. वी विल नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट. अगर ऐसा है तो फिर पेटिशन होगी डिसमिस. लड़की को ये नहीं कह सकते शी वॉज इन डेजर्शन. ठीक है. तो यही है इस केस की इंपॉर्टेंस. इफ ही हैड एक्सपेल्ड, या तो उसने निकाला हो, इफ ही हैड एक्सपेल्ड ऑल द एडवांसेस, इसको ऐसे पढ़ते हैं, विच शी माइट हैव मेड टूवर्ड्स रिजम्पशन ऑफ मैरिड लाइफ,
he could not complain that she had persisted without the cause in her desertion. देखो क्या, if he had expelled all the advances which she might have made towards resumption of married life. क्या मतलब है इस बात का, समझिए. अब यहां पर जो है लड़की डेली लिख रही है, मान ली काफी टाइम के बाद में 19 से 20 महीने से जैसे लिखना शुरू किया, आई एम ऑल्सो मिसिंग यू. अब ग्रीन लाइट धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है, सही है. अब शशांक को लग रहा है कि पढ़ ही नहीं रहा मैसेज, सब कि पढ़ूंगा तो रिप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उसने तो रिज्यूम करने की कोशिश की, ठीक है, आपने नहीं आने दिया उसको. अभी जितने भी उसके ऑल द एडवांसेस, मतलब उसके जितने भी उसके एफर्ट्स थे टू कम बैक, आपने आप उनको रोक दिया. यू एक्सपेल्ड ऑल द एडवांसेस का मतलब हो कि जितनी भी एफर्ट्स उसने की कम बैक करने के लिए, आपने उन सबको नेगेट कर दिया. देन यू कैन नॉट कंप्लेन कि शी डिड नॉट कम. तो इसी तरीके से आपको फैक्ट्स, इसे कहते हैं, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि डेजर्शन था या नहीं था. कर लेंगे आप लोग. तो अब काम की बातें बस ये मैं पढ़ देता हूं, मैंने इसको रेशो समझा दिया आपको अच्छे तरीके से. In the present case, by the June, the marriage of wife's cousin was over, and she could return to her matrimonial home. But then, on July 15, 1947, she received the letter of her husband's solicitors. कि वो वाइफ वापस आ सकती थी, वापस, लेकिन उसके लेटर ने, जो उसके सोलिसिटर ने लेटर भेजा था, उसने उसको रोक दिया आने से. तो ये नहीं कहा जा सकता. ये जो लेटर आया था, मस्ट नोट सेंड प्रभा, ऑल स्टेप्स ऑफ द वाइफ टू कम बैक टू द मैट्रिमोनियल होम वर काउंटरमेंटेड. इट फॉलोज दैट वाइफ वाज नॉट इन डेजर्शन. वाइफ डेजर्शन में नहीं थी, दो शी लेफ्ट हर हस्बैंड्स होम without any fault on the part of the plaintiff, and which could justify her action in leaving the home, and that after the lapse of few months stay at father's place, she was willing to go back to her maternal home. The petition was dismissed. ये है, the wife was not in desertion. ये ध्यान रखना बस. भले ही वाइफ ने जब घर छोड़ा, हस्बैंड की गलती नहीं थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि शी वॉज इन डेजर्शन बिकॉज यू स्टॉप्ड हर. ठीक, बस ये है लीगल पॉइंट, इसको रट लेना भाई. केस मैंने नोट्स भी दे रखे हैं आपको. Even though the respondent leaves the matrimonial home with the intention to desert, ये ध्यान करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन भाई. Even though the respondent leaves the matrimonial home with an intention to desert, यहां पर जो वाइफ ने मकान छोड़ा था, अपना घर छोड़ा था, she left that house with, और she means desert भी किया और intention भी थी कि with an intention to desert. लेकिन जो मैं कहना चाहता, पढ़ाता हूं, देखिए पहले ये, to constitute desertion it is necessary to prove that the deserting spouse persisted in the intention to desert throughout the statutory period. बस ये इंपॉर्टेंट है, desertion के लिए ये जरूरी है. Initially there was intention to desert, कि मैं नहीं आऊंगी कहीं वापस, यहां पर जिंदगी में वापस नहीं आने कभी, मैं अपने ये नहीं, मैं वो नहीं. देयर वॉज एक्सप्रेस इंटेंशन, डेजर्ट खत्म. लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ डेजर्शन, रिपीटेडली आ रहा है क्योंकि दिमाग में बस जाना चाहिए कि द परसिस्टेड वर्ड इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. डेजर्टिंग स्पाउस यानी कि वाइफ जो छोड़ के जा रहा है, यानी कि डेजर्टिंग स्पाउस परसिस्टेड इन द इंटेंशन, उसकी जो इंटेंशन है वो परसिस्ट करनी चाहिए. अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं. परसिस्टेंस ऑफ द इंटेंशन का मतलब क्या है. सौरभ बोस क्लास, विधि जुडिशियल एकेडमी क्लास, विजयन सर का लेक्चर चल रहा है. वो विजयन सर ने ड्यूरिंग दी जो है लेक्चर थोड़ा मोटिवेट कर दिया. आज सौरभ
बस आज मैं नहीं या हिंदू लॉ नहीं, आज तो मैं ये करके छोड़ूंगा और ऐसे करूंगा। एक दिन का जोश रहा। अगले दिन पापा ने कहा बेटा कहाँ हो, कि घूमने जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। कह रहे विजय सर ने कुछ समझाया था, हाँ हाँ मैं पढ़ूंगा, ऐसी बात नहीं पढ़ूंगा, है ना। तो अब ये क्या हुआ, इंटेंशन थी लेकिन परसिस्टेंस नहीं थी। दैट इंटेंशन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, there was no persistence in the intention to complete that book or that subject or to qualify the exam. That intention must go on throughout the statutory period. बात समझ में आ रही है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सौरभ बोस की इनिशियल तो है, यस ही इंटेंडेड टू स्टडी, इनिशियल इंपॉर्टेंस है। इनिशियल इस केस में भी जो है इनिशियल इंटेंशन थी टू डेजर्ट भी कर दिया, घर भी छोड़ दिया, फिजिकल सेपरेशन भी हो गया एक्चुअल में, इंटेंशन नॉट टू रिटर्न भी थी, बट दैट इंटेंशन डिड नॉट लॉन्ग लास्ट, वो रही नहीं, डिड नॉट परसिस्ट एंड शी वांटेड टू कम बैक। तो इनिशियल इंटेंशन होने के बावजूद भी ये कहा गया कि द वाइफ वाज नॉट इन डेजर्शन, दैट इंटेंशन टू डेजर्ट मस्ट कंटिन्यू फॉर द 2 years, दैट इज द स्टैट्यूटरी पीरियड। तो ये है इसका लीगल पॉइंट कि इनिशियल इंटेंशन होने के बावजूद भी डेजर्शन नहीं माना जाएगा, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, समझे। तो अब तो नहीं भूलोगे। वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको, देखिए। तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए। आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने, ठीक। और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।